नमस्ते भारत। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज का 8वां सेशन है और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, सलाम। और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं आप सबका भी इस सेशन में स्वागत करता हूँ। आज के हमारे विशेष गेस्ट हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मस्थली गुजरात से, और कर्मस्थली और जन्मस्थली गुजरात से, और श्री विजेश पारेख जी जो कि अहमदाबाद से हैं और एक रिन्यूड एजुकेटर हैं और क्रिएटिव एजुकेटर हैं, जिन्होंने शिक्षा को एक क्लासरूम से निकालकर क्लासरूम के साथ साथ क्लासरूम के बाहर एक लैब में भी आगे लेकर जा रहे हैं, जो कि बच्चों में एक इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की तरफ लेकर जाते हैं ताकि बच्चे अपने खुद के कुछ इनोवेशंस कर सकें, कुछ क्रिएशंस कर सकें। और डिफरेंट स्केल्स पे सर ने काम किया है, तो हम सर के थ्रू ही जान कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों के ऊपर एक स्ट्रेस है। और जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग के पॉइंट में भी मेंशन किया, बार बार क्लासेस होती हैं, बच्चों को बैठना है, एक ही जगह बैठना है, और शायद बच्चे एक हॉलीडे मूड में आ चुके थे काफी टाइम से। जब से वापस से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो थोड़ा सा उनको मैनेज करने में बहुत सी चीजें दिक्कत आती है। उनकी पढ़ाई भी उस चीज को लेकर थोड़ा सा हैम्पर हो रही है, क्योंकि वो घर में बैठे हैं, घर के एनवायरनमेंट में हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या क्या चैलेंजेस हैं आपकी नजर में जो बच्चे आज की डेट में फेस कर रहे हैं। करेक्ट सर, देखिए चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि अभी तक इंडिया में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा माहौल आएगा कि घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। होम स्कूलिंग वो बच्चे ही करते थे कि जो थोड़े मान लो मतलब जो डिसेबल्ड हो या जिनको स्पेशल नीड्स हो, या तो फिर बहुत रेयर केस में कि जिनको कोई बीमारी हो गई हो तो करते थे। बाकी अभी तक कोई ऐसा माहौल नहीं था कि घर पे पढ़ते थे। इसलिए बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है कि घर पे पेरेंट्स या जो भी प्रेजेंस है उनकी प्रेजेंस में होके उनको पढ़ाई करनी है। तो पहले तो सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि घर पे बैठ के कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि घर पे क्या होता था, या तो होमवर्क कॉपी होती थी, या तो बहुत बहुत एक स्पेसिफिक टाइम पे वो लोग अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे या रेडी होते थे एग्जाम के लिए। बट अभी तो क्या है कि सब कुछ घर पे ही करना है। तो पहली सबसे बड़ी चैलेंज यही है, और वो भी ऑनलाइन, टीचर साथ में नहीं है। और देखो टीचर, हम कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा दे, टीचर होता है, इमोशनल टच कोई नहीं दे सकता। और टीचर के सामने उनकी जो नजर होती है ना, वहीं से एजुकेशन आता है कि भाई टीचर बच्चों का एक्सप्रेशन भी देख सकता है और टीचर के एक्सप्रेशन भी होते हैं। तो उस एक्सप्रेशन से ही आधी लर्निंग हो जाती है कि टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है। तो वो अभी मिसिंग है, क्योंकि अभी टीचर जो है सबको देख नहीं सकता है, और वो जो पढ़ाएगा उसको भी सेम एक लिमिटेड कोर्स कंप्लीशन में आना है। तो पहला प्रॉब्लम यही है कि एक ह्यूमन टच, जो इमोशनल टच था, वो चला गया है। तो वो कैसे लाए क्लासरूम में, राइट? अच्छा, दूसरा, पढ़ने के बाद बच्चे खुद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसका कैसे हम जज करें। मतलब एक सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ा लिया, अब एग्जाम ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर वो रियली उसके अंदर कितना उतरा वो कैसे चेक करेंगे, वो नहीं हो रहा है। तीसरा इश्यू ये आ रहा है कि बच्चे जो सिंसियर है, जो स्टूडियस है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे के नहीं बार बार एक होता है पैम्परिंग के साथ पढ़ाना पड़ता है, उन बच्चों को ज्यादा इश्यू है कि उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो डाइवर्टेड है। शायद यहाँ पे अगर पढ़ रहे हो तो बाजू में कुछ और वेबसाइट खोल के कुछ और भी देख सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस है। तो उसके लिए मैंने एक 28 पॉइंट्स का एक मेरे हिसाब से सॉल्यूशन बनाया है। वो किसको कैसे लागू होगा वो हम देखेंगे, बट मेरे हिसाब से ऐसा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि एक लर्निंग एटीट्यूड क्रिएट कराना पड़ेगा। हर बच्चा है, एक लर्निंग एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा टू मेक देम सेल्फ लर्नर। तो मैंने आपके टॉपिक का नाम ऐसे ही किया है कि हाउ टू बी अ प्रोडक्टिव सेल्फ लर्नर, हाउ टू बी अ प्रोडक्टिव सेल्फ लर्नर। बिकॉज अभी टीचर है, बट अभी टीचर एक सपोर्टिव मोड में आ गया है, नहीं एक परमानेंट साथ में नहीं है कि अभी स्कूल में थे तो आजू बाजू जहां भी जाएंगे डरेंगे, अभी यहाँ वो डर चला गया है, राइट? तो आई थिंक ये सारे इश्यूज है, तो उसके हमें वन बाय वन हमें उसके सॉल्यूशंस बच्चों को देने पड़ेंगे। तो जब हम बात करें, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक आपने एक पॉइंट क्रिएट किया है, दैट इज अ प्रोडक्टिव सेल्फ लर्नर। तो हम इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हम अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेजरली मुझे 3 सेगमेंट दिखते हैं। पहला होता है कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो एक स्ट्रेस में है, जिसे आप कह सकते हो मेंटल स्ट्रेस है। दूसरा, क्योंकि वो घर के अंदर ही है, बाउंडेड है, तो एक फिजिकल स्ट्रेस भी है।
वो आउटडोर एक्टिविटीज उनकी ऑलमोस्ट निल है। नहीं और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि उनकी जो रिटेंशन स्किल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये तीन जो पॉइंट्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि आई एम श्योर कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो इन तीनों चीजों को कवर कर रहे होंगे। कर लेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप वो, बिकॉज हम आज का डिस्कशन ही इस चीज़ पे कर रहे हैं कि कैसे हम प्रोडक्टिव शेड्यूलिंग करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वो जो पॉइंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा डिटेल में अगर हमसे शेयर कर पाए तो मेरे शायद यूजर्स को, जितने भी सुनने वाले हैं, उन सबको एक बेनिफिट होगा। श्योर सर। देखिए, पहला मैंने जैसे बताया ना, फर्स्ट पॉइंट यही है कि लर्निंग एटीट्यूड क्रिएट कराना पड़ेगा बच्चों में। सेल्फ लर्नर मतलब क्या, कि उसको पता है कि ये ज्ञान मेरे पास नहीं है और मुझे ज्ञान चाहिए। सी अभी हो क्या रहा है कि जो अच्छी बात है उसका ज्ञान बच्चों को लेना नहीं है, लेकिन जो बुरी चीजें है क्योंकि वो अट्रैक्टिव है तो उसका ज्ञान वो जल्दी लेते हैं। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के उनको सेल्फ लर्नर बनाना है कि भाई जो चीजें उनको पता नहीं है उसको कैसे क्यूरियस बना के हम बताएं। तो लर्निंग एटीट्यूड लाने के लिए हमें टीचर को भी हर सेशन में कुछ ऐसी चीजें बतानी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको बच्चों को पॉलीमर पढ़ाना है, राइट, तो पॉलीमर पढ़ाने के लिए आपको थियोरी डायरेक्ट शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप उनको बोलो कि टूथपेस्ट लेके आओ या टूथब्रश लेके आओ या कॉम लेके आओ और देखो उसमें क्या है, कैसे बना होगा। तो ऐसे क्यूरियस बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो मैं रोज यूज करता हूँ। सेम मैथ्स में अगर आप एलजेब्रा पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो एप्लीकेशन मोड पे लाना पड़ेगा। मतलब अगर हम उनको क्यूरियस बनाएंगे तो ही एक लर्निंग एटीट्यूड आएगा। और जो आप बोल रहे हो ना सबसे पहला पॉइंट कि वो क्यों स्ट्रेस में है, क्योंकि एक सीधा बस वो कोर्स ही कंप्लीट कर रहा है कि भी चलो ये चैप्टर शुरू हुआ, उसके ये टॉपिक है, खत्म हो गया। बट उसका लाइफ में यूज क्या है, उसका लाइफ में कनेक्शन क्या है। हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें एक हमें एप्लीकेशन मोड पे आना पड़ेगा। टीचर को पहले वो समझाना पड़ेगा, देन इफ दे स्टार्ट टॉपिक तो आ जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को ये डिमांड करनी पड़ेगी अपने टीचर से कि हर टॉपिक शुरू करने से पहले उसका इंपॉर्टेंस बताए। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि लर्निंग एटीट्यूड लाने के लिए सबसे प्राइमरी चीज है ये, राइट। फिर बच्चों को खुद एक नॉलेज गेन करने के लिए हंगरी रहना पड़ेगा। मतलब दे हैव टू बी, मतलब है ना कि एक भूख होनी चाहिए समझने की कि भाई यार ये जो है तो उसको हम किस तरह से, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना, WH क्वेश्चन हम कहते हैं। तो एक ये अगर उनके अंदर टीचर ला दे तो आई थिंक उनका जो पहला आप जो पॉइंट बोल रहे थे वो सॉल्व हो जाएगा। फिर आती है स्ट्रेस की बात। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस अगर आप ऑनलाइन हो, आप एक रेडिएशन के साथ काम कर रहे हो, राइट, दिस आर ऑल वाइब्रेशंस, रेडिएशंस। तो रेडिएशन के साथ काम करेंगे तो वो भी एक एनर्जी है, तो वो आपको ड्रेन डेफिनेटली करेगी, वो मेंटली भी करेगी, फिजिकली भी करेगी, राइट। तो उसको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली उनको एक ब्रेक लेना चाहिए 15 मिनट का। तो उसके लिए बहुत सारी अच्छी गवर्नमेंट ने भी बातें की कि भाई योगा कर ले, या तो 15 मिनट के बाद एक अच्छा सा मेडिटेशन कर ले। हर मतलब एक लेक्चर के बाद 15 मिनट का गैप हो, उसमें एक मेडिटेशन कर ले। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा खराब हालत किसकी है? साइंस स्टूडेंट्स की। क्योंकि स्कूल होती है, फिर ट्यूशन डेफिनेटली होते हैं, तो उनमें फिर जेई के क्लास होते हैं, नीट के क्लास होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, मतलब वो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। और वो कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो पढ़ रहे हैं, सिर्फ गेन क्या कर रहे हैं, नॉलेज, गॉड नोस, राइट। तो पॉइंट यही है कि उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो ईश्वर, और मैं मानता हूं कि जो भी भगवान में माने, ईश्वर में, अल्लाह में माने, वाहेगुरु में माने, 5 मिनट सिर्फ अच्छी तरह से यही कि अपना उनका गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये। तो वहां से एनर्जी आएगी। तो 5-1 मिनट का भगवान का नाम ले ले, ईश्वर का नाम ले ले, 15 मिनट का योगा कर ले, तो आई थिंक उनको एक एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और रेडिएशन, जो भी नेगेटिव रेडिएशन होंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन होंगे, वो सब चले जाएंगे। तो ये हो गया। फिर उनको अपनी स्लीप पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी घर पे ही है तो देखो जनरली क्या होता है, बस खाते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं और सोते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उनको एक अच्छा सा अपना शेड्यूल बनाना है कि भाई मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो पेरेंट्स अभी भी घर पे, काफी पेरेंट्स होंगे वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, तो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे पढ़ना है और स्कूल का पोजीशन ये है, सितंबर तक खुलना नहीं है, तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी है वो पढ़ना है, टाइम पे मेरे टाइम टेबल बनाना है, होमवर्क कब करना है, कॉपी नहीं करनी है, वो समझ के करना है। तो ये सारी चीजें उनको समझनी पड़ेगी। फिर आएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, जनरली देखो अभी एक नॉर्मल क्लास में क्या होता है, टीचर ने पढ़ाया तो टीचर जब मान लो एक्सप्लेन कर रही है व्हाइट बोर्ड पे या उनके बोर्ड पे, तो बाकी सारे बच्चे चैटिंग करते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है कि चैटिंग, चैट बॉक्स होता है, या वो जूम पे करे या माइक्रोसॉफ्ट पे करे या अपने गूगल मीट पे करे, तो चैट बॉक्स में चैट करते रहते हैं, राइट। क्योंकि टीचर उनका माइक्रोफोन बंद कर देते हैं,
वीडियो चालू रखते हैं कि भाई है, राइट, क्योंकि उनको भी आगे प्रिंसिपल को या किसी को भी दिखाना होता है। तो प्रैक्टिकली यहाँ और पे बहुत बच्चों बार को तो वो वीडियोस भी ऑन नहीं होते हैं। एग्जैक्टली तो इट्स फॉर द बच्चों को, सेफ्टी। हाँ, बच्चों को समझना पड़ेगा कि हम फीस का जो भी इश्यू है वो अलग है, लेकिन हमें पढ़ना है तो बाकी सारी बातों से हमें हटना पड़ेगा। हमारा कंसंट्रेशन यही होना चाहिए, क्योंकि वो टीचर भी इतनी मेहनत करके पीपीटी बनाती है, वीडियो बनाती है, जो भी करती है, डेफिनेटली टीचर का रोल बहुत बढ़ गया है। मतलब जो टीचर पहले टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं थे, अभी बन गए हैं, तो स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा लाभ उठा के कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए, राइट। फिर आ गया पॉइंट के मुझे याद नहीं रहता है, या तो हाउ कैन आई इंप्रूव माई मेमोरी, या मैं जो टीचर पढ़ा रही है अभी रूबरू तो है नहीं, तो मैं उनके एक्सप्रेशन से समझ पाऊंगा। तो उसके लिए उनको अलग अलग एनकोडिंग ढूंढना पड़ेगा कि भाई कलर कोडिंग से सीख ले, है ना, उसके लिए मल्टीपल इंटेलिजेंसी है। दे हैव टू फाइंड दैट कि या मैं वर्ड स्मार्ट हूँ, नंबर स्मार्ट हूँ, म्यूजिक स्मार्ट हूँ, क्या हूँ। तो उसके हिसाब से या तो मतलब बड़ी स्मार्ट, मतलब दूसरे से समझना है, या मैं सिर्फ वर्ड्स बना लूं, या मैथमेटिकली नंबर बना के काम करूं। तो मैंने उसके लिए भी थोड़ा काम किया है। ये आपने सब बहुत बहुत वैलिड पॉइंट लिया है सर। और मैं चाहूंगा अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें कि राइट ये जो हमारी मेमोरी रिटेंशन के लिए जो आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि राइट वो बड़ी स्मार्ट है या म्यूजिक स्मार्ट है या कलर कोडिंग वर्ड से स्मार्ट वो है, चीजों यस, को रिटेन कर पाता है, रिटेंशन रख पाता है। तो थोड़ा सा अगर आप इस पे फोकस करें तो श्योर। ये हम फिर आगे बढ़ते हैं सर इस पॉइंट के ऊपर। बट इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रोडक्टिव होगा चीजें। मैं एग्जांपल के साथ ही देता हूँ तो क्या होगा, ज्यादा सर बेनिफिट होगा। जी जी तो जी जी, देखिए एक बिल्कुल बिल्कुल। एग्जांपल है, जैसे वर्ड स्मार्ट पीपल है तो क्या करते हैं, हम भी करते ही थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें ये क्यों करते थे। लेकिन अभी उसके लिए क्या हो गया, डेफिनेशन आ गई। तो सिंपल है, हम जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो एलिमेंट्स है, उसके फर्स्ट लेटर ले ले, राइट, और बना दे के लीना की रब से फरियाद, राइट। राइट। तो ये क्या हो गया, ये वर्ड स्मार्ट पीपल जो भी होगा ऐसे ही पढ़ेगा। तो जितने जी भी टॉपिक्स है उसके वर्ड पकड़ के उसके फर्स्ट लेटर ले लिए, और कोई नया एक स्टेटमेंट बना लिया या वर्ड बना लिया और जी याद रख लिया। तो ये सिंपल टेक्निक है, इट इज नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री और मैथ्स और फिजिक्स, एनीथिंग। तो वर्ड स्मार्ट जो होगा उसको क्या करना है, कोई भी टॉपिक है उसका एक टोटल लिस्ट बना ले, सब टॉपिक के, उस लिस्ट में क्या क्या मेन पॉइंट्स आते हैं, उसके फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट लेटर पकड़ ले, उसमें से इनोवेटिव होके कुछ भी बना ले, तो हो गया वर्ड स्मार्ट। नंबर स्मार्ट की राइट बात करें तो वही सपोज पैराग्राफ है, उसमें सपोज मान ले कि 10 पॉइंट है, तो याद रख ले कि पहला 10 पॉइंट, उसको 10 पॉइंट याद रखना, कि 10 पॉइंट है, उसको वर्ड रखने की जरूरत नहीं है याद रखने की। तो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट उसको पता चल जाएगा, फिर उसका सीक्वेंस में भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे याद रख सकता है। म्यूजिक स्मार्ट है तो सिंपल गाना बना ले। जैसे सर। मैंने इसलिए कहता हूँ ना, मैंने इस पे काम किया हुआ है कि 7 मल्टीपल इंटेलिजेंसी से मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें बनाया हुआ है, और ब्रिटिश काउंसिल ने उसको एक्सेप्ट भी किया है इन एक्शन रिसर्च। तो मैंने कुलावरी सॉन्ग को केमिस्ट्री में कन्वर्ट किया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, राइट। तो जिसको म्यूजिक पसंद है वो जो भी टॉपिक है म्यूजिक बना लेना, कोई भी सॉन्ग है उसको कन्वर्ट कर ले, और सर अच्छे अच्छे बहुत सारे सॉन्ग है। फिर बिल्कुल से मैंने दूसरा एक सॉन्ग बनाया है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, जो 9th में आता है, राइट। सर। ये अपने 3 इडियट का सॉन्ग है ना, तो उसके हिसाब से बनाया है। सर डाल्टन क्या जाने उसकी थियरी का क्या होगा, राइट। करेक्ट थॉमसन और रुथरफोर्ड से फ्राई होगा। तो वर्ड तो उसी सॉन्ग के लेने हैं और मीनिंग भी करेक्ट बनाना है। तो ये इनोवेशन कर लिया, जो म्यूजिक वाले बच्चे हैं जिसको म्यूजिक पसंद है, तो आई थिंक उनके लिए बेस्ट है। तो करेक्ट। मेमोरी मतलब सबको ईश्वर ने सेम माइंड दिया है। सिर्फ आइंस्टाइन सब बोलते हैं कि आइंस्टाइन ने ज्यादा यूज किया, हमने नहीं किया। तो रीजन ये है कि बच्चों को डायरेक्शन किसी ने नहीं बताया कि ये सब भी हो सकता है। और हम क्या करते हैं कि जनरली क्लास में सारे के सारे 70 या 30 या 60 जो भी बच्चे हैं, सबको एक ही मेथड से समझाते हैं, लेकिन जो उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंसी डिफरेंट होती है। और यहाँ पर मैं एक जस्ट ऑन अ लाइटर नोट में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि सबके पास सेब का बगीचा भी नहीं होता है जिसके ऊपर सेब गिरेगा और वो कुछ नई थ्योरी इन्वेंट कर लेंगे। करेक्ट, सर करेक्ट, करेक्ट। प्लीज 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 गो अहेड। फिर जो बड़ी स्मार्ट है उसको पीपल स्मार्ट भी कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो चेतन माया जी है, तो उनको पढ़ना नहीं है, टीचर से भी नहीं पढ़ना, किसी नहीं, लेकिन फ्रेंड पढ़ाएगा, बोल देगा कि भाई ऐसा ऐसा कर ले, फटाक देके हो जाएगा। तो इसको बड़ी स्मार्ट है, पीपल स्मार्ट कहते हैं। तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल अच्छा से देता हूँ कि उसमें भी 3 चीज आती है। हम जो कहते हैं ना कि बच्चे ऑडियो, विजुअल और काइनेस्थेटिक, ये 3 टाइप के होते हैं। ऑडिटरी होते हैं, विजुअल होते हैं, काइनेस्थेटिक होते हैं। तो उसी का कनेक्शन है इसके साथ। तो जनरली ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन है कि उसको आप बोलो कि भाई मुझे यहाँ से एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे जाना है, तो 3 रास्ते हैं। उसको आप सीधा वर्बली बता दो, जैसे टीचर करता है क्लास में चौक बोर्ड पे,
तो वर्बली बता दिया, आ गया, तो वो मान लो कैसा हुआ, ऑडिटरी बच्चा हो गया। दूसरा क्या करेगा कि भाई विजुअल, उसको आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं भाई यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब आपको डेस्टिनेशन बताने पड़ेंगे कि भाई ये इस जगह से यहाँ जाओ, या तो गूगल मैप देख लेगा, इन शॉर्ट गूगल वाला विजुअल हो गया। और तीसरा काइनेस्थेटिक है, बोलेगा नहीं पहली बार तो मुझे वहां लेके जाओ, मुझे पर्सनली वहां लेके जाओ, फिर मैं समझूंगा, तो हो गया काइनेस्थेटिक। तो हमें हर बच्चों में ये देखना है कि वो 100% काइनेस्थेटिक है, 100% विजुअल है, कि 100% वो ऑडिटरी है, या उसका कॉम्बिनेशन है। उस हिसाब से उसकी एजुकेशन पैटर्न बनानी चाहिए। तो आई थिंक नई तालीम जो गांधी जी ने दी है ना, ये वही है, हमने सब भूल गए और वो मैकोले की सिस्टम पे चल रहे हैं अभी, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, रोटी बनाने का, सेम रेसिपी अगर बोल दी और सीख ली, वो पहला हो गया ऑडिटरी। मम्मी को बनाते हुए देखा और सीख लिया, वो विजुअल हो गया। खुद बनाया, पहले श्रीलंका बनाया, फिर इंडिया बनाया, फिर पूरा अर्थ बनाया, तब जाके वो काइनेस्थेटिक। तो मतलब ये सब में होता है, हर चीज में, एजुकेशन हर चीज में है, तो ये हर चीज में हमें देखना है, राइट। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। अगर बच्चे ये समझ लेंगे ना, तो वो कोई भी टीचर उनको जो भी पढ़ाएगा तो वो इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ पाएगा। तो आई थिंक उसमें इंटरेस्ट भी जगेगा सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट को अच्छी तरह अपने अंदर उतारेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है सर। हमने कुछ चीज़ों पे बात करी कि कंसंट्रेशन ज़रूरी है, और वो अपने खुद के स्किल्स को भी आइडेंटिफाई करे कि वो रिटेंशन के लिए क्या क्या, किस लेवल पर वो किस कैटेगरी में आता है। तो सर ये चीज़ें भी हमने आइडेंटिफाई कर ली, स्ट्रेस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्ट्रेस को कैसे लाइटर तरीके से हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, वहां पर आकर कुछ चीजें आकर रुक जाती हैं कि वो फिजिकली, क्योंकि वो एक ही जगह पर बैठे हैं। सो व्हाट यू सजेस्ट कि बच्चों को क्या आई एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए, शोल्डर एक्सरसाइजेस पे फोकस करना चाहिए? बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि बहुत से लोग, बच्चे क्या करते हैं कि आज तो वैसे भी आज एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। आज एक आलसी डे है सर, मतलब इंटरनेशनल आलसी डे है जिसे बोलते हैं लेजी डे। तो लेकिन हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात आज के दिन कर रहे हैं, जो शायद इस दिन की तौहीन होगी, लेकिन हम दिन के लिए, दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारे बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। तो सर ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए जो आपको लगता है कि वो करें, जिसके दौरान वो अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली फिट रखें, और उनके लिए उनको बहुत ज्यादा वर्कआउट भी नहीं करना पड़े, क्योंकि घर में जिम तो है नहीं सर। तो वो कौन सी छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जिनके ऊपर बच्चे ध्यान दे सकते हैं? देखिए सर, पहली है आंखों की। तो आंखों में वापस हम 2-3 चीजें बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी क्लास खत्म हो, वॉश करना है फेस को, और उसमें आंखों को ठंडे पानी से धो लेना है। तो सबसे पहले करना ही चाहिए, हर क्लास के बाद आंखों को धो लेना चाहिए। तो क्या होगा, एक फ्रेशनेस आ जाएगी। दूसरा, जब रात को या सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तब एक आंख को बंद करके एक आंख को रोटेट करना है, फिर दूसरी आंख को बंद करके दूसरे को रोटेट करना है। तो ये आंखों की एक्सरसाइज होगी। तो क्या होगा, उसको एक अच्छा फील होगा। तो ये होगी आंखों की एक्सरसाइज। दूसरा, जब चालू क्लास है और नहीं किसी को मतलब हो जाता है कि एकदम से शून्य हो जाता है पैर या हाथ, तो उनको थोड़े थोड़े धीरे धीरे क्या मूव करना चाहिए, धीरे धीरे, जैसे एकदम स्मॉली, या टो मूव करना चाहिए धीरे धीरे। मैंने बोला ना, एनसीसी ने सब सिखाया है कि हम खड़े रहते थे कंटिन्यूअस, तो हमको बोलते थे हमारे कमांडर कि भाई मूव योर टोज, तो आपको चक्कर नहीं आएंगे। तो ये सब थोड़ा मूवमेंट जरूरी है। अच्छा, फिर शोल्डर, ये मैंने बोला ना कि मेडिटेशन करेंगे तो ब्रेथ, ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक सब अच्छा हो जाएगा। तो हर लेक्चर के बाद या 2-3 लेक्चर कंटिन्यूस होते, उसके बाद 15 मिनट का एक अच्छा सा मेडिटेशन कर ले, जिसमें रामदेव बाबा ने जितना भी सिखाया है उसमें से एक आध भी कर ले तो भी बहुत है। तो आई थिंक इट विल बी बेटर। और फिर हम आते हैं कि कंटिन्यूस जो आंखों को स्ट्रेस होने ही वाला है, राइट। तो फिर एक ऐसा 2-3 घंटे निकाले कि फिर देखो ऐसा है कि भाई जूम पे लेक्चर ले लिया, बाद में टीवी भी देखा, मूवीज भी देखी, एंजॉय किया क्योंकि वैकेशन चल रहा है, ऐसा नहीं भी खेला। हाँ, उनको एग्जैक्टली वीडियो गेम खेल ली। तो पॉइंट ये है कि उनको एक ध्यान रखना है कि मुझे इतने घंटे पे ही रेडिएशन के साथ रहना है। तो सिंपल सी बात है, एक दिन ज्यादा लेक्चर है तो उस दिन टीवी मत देखो। तो शेड्यूल, अगेन दे नीड टू मेड अ शेड्यूल, और उसको फॉलो करना है। और उसमें पेरेंट्स का रोल भी आएगा कि वो ध्यान रखे। वरना पेरेंट्स क्या, चलो लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, और वो क्या कर रहे हैं, नो, ऐसा नहीं है। उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को इतने घंटे ही आंखों का काम कराना है। बाकी फिर हंसो मतलब हंसी खुशी ऐसा माहौल भी होना चाहिए घर पे। डेफिनेटली फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है सबके घर में, बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन देखो टीम होती है ना, टीम जब तकलीफ होती है तो टीम ही काम आती है। तो घर में भी बच्चों को क्या करना चाहिए, एक फैमिली
को साथ में बैठ के लंच और डिनर साथ में करके ऐसी बातें करनी चाहिए कि मैं तो उसके लिए भी एक एग्जांपल अच्छा देता हूँ कि दे कैन थिंक, देखो कोई भी फैमिली ऐसा नहीं कि इमीडिएटली टॉप पे आ गई होगी, कोई ना कोई हिस्ट्री में किसी ना किसी ने स्ट्रगल किया होगा, तो दे कैन रिमेम्बर दैट टाइम कि आपके दादा ने या दादा के दादा ने, पापा ने कौन सी टाइम स्ट्रगल की थी। वो अगर स्ट्रगल का टाइम याद आएगा ना तो ये सारे दुख चले जाएंगे। क्योंकि हर इंसान के घर में डेफिनेटली कोई इमीडिएटली, मुकेश अंबानी भी होंगे तो इमीडिएटली वो ऐसे नहीं होंगे, धीरेन्द्र भाई अंबानी ने बहुत सारे साइकिल पे बहुत सारे कुछ काम किया था, तो हर एक की हिस्ट्री में स्ट्रगल होगा। तो अगर वो याद करें ना लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, तो ऑटोमेटिक सबके सब मोटिवेटेड हो जाएंगे, तो उनको फिर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि कोई घर में दुखी हो ही नहीं। प्रॉब्लम तो होंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होंगे, इमोशनल प्रॉब्लम होंगे, पेरेंट्स माँ बाप गुस्सा करते होंगे बच्चों को क्योंकि उनके काम नहीं होते होंगे, जो भी है। बट मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा वो ऐसे चीजों को याद करे जब उन्होंने स्ट्रगल किए, उनके पेरेंट्स ने या उन्होंने स्ट्रगल किए, वो फेज याद करे, तो वो फेज ऑटोमेटिक क्या कर देगा, आपके वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी ये भी एक एक्सरसाइज हो गई, ये भी एक एक्सरसाइज हो गई, जिससे क्या होगा, वो खुशी मिलेगी कि यार अभी तो बहुत अच्छा है जो गॉड ने दिया, अच्छा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कनेक्शन विद स्टोरी टेलिंग, या एग्जैक्टली, इट विल क्रिएट अ फैमिली बॉन्डिंग एज वेल, राइट? करेक्ट। तो सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हालांकि इस पॉइंट पर आप पहले थोड़ा सा स्ट्रेस कर चुके हैं, जो हमारा तीसरा कैटेगरी था रिटेंशन। तो रिटेंशन में एक सेक्शन तो आप डेफिनेटली शेयर कर चुके हैं, तो अब आप थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि अगर आप शेयर करें कि रिटेंशन पे और क्या क्या चीजें बच्चे कर सकते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक को लेकर। तो अगर आप थोड़ा सा रिटेंशन के ऊपर बताएं सर। ठीक है सर, इसमें भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। पहला तो उनको देखो, टीचर के साथ ग्रुप बना तो अलग है, लेकिन हर स्कूल का, हर बच्चों का क्लास का ग्रुप होगा ही होगा, व्हाट्सएप पे होगा, फेसबुक या इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी। तो उसमें क्या करना चाहिए, एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई आज मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, राइट, सॉल्यूशन दो सब। तो एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि भाई 9 बजे मैंने रखा, उसका सॉल्यूशन 12 बजे तक आ जाना चाहिए। 12 बजे मैंने रखा, 3 बजे तक इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। 3 बजे मैंने रखा, 9 बजे, मतलब एक है ना सेम मूवी का सेशन, 12, 3, 6, 9, तो ऐसे 5 क्वेश्चन रख दिए, तो एटलीस्ट वो बच्चे 5 क्वेश्चन उस टॉपिक के अच्छी तरह सॉल्व करेंगे, और वो एक क्या होगा, कंपटीशन होगी, राइट? और उसमें जिसने नहीं पढ़ा होगा ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहली सॉल्यूशन है रिटेंशन की, और उन्हीं के सोशल मीडिया से, रादर देन वेस्टिंग द टाइम ऑन सोशल मीडिया विद अदर पोस्ट, क्या करे, कैसे क्वेश्चन। हाँ, इसमें टीचर को एक हेल्प करनी चाहिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, या तो जो बच्चा उस टीम में स्ट्रांग हो वो रख सकता है, तो एक लीडर बनाना पड़ेगा। वो लीडर क्या कर सकता है, ऐसे एक इनिशिएटिव ले सकता है और बाकी सबको भी इन्वॉल्व कर सकता है। मेन चीज क्या है रिटेंशन में, इन्वॉल्वमेंट। रिटेंशन कब नहीं होता है कि आपने इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, आपने पढ़ लिया बस हो गया, बट आपने उसको रिवाइज कितना किया वो नहीं किया, इससे तो रिटेंशन नहीं होता है। तो ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मैंने बोला लर्निंग बडी, जो मैंने बताया, तो आप ऐसे दोस्त को पकड़ लो, तो सिंपल है, सबको सब नहीं आता होगा, तो उस दोस्त को क्या आता है उससे वो सीख लो, और आपको जो आता है उसको सिखा दो, तो वो भी एक बेस्ट आइडिया है इस टाइम पे। और फोन जियो के फ्री है, बहुत सारे अभी फ्री है, तो ऐसा है नहीं कि कोई उसके फाइनेंशियली वो होने वाले है, तो कॉलिंग से भी कर सकते हैं, मिलना नहीं है, डिस्टेंसिंग रखना है, तो बेटर है कि वो लोग कॉल करके ऐसा कर सकते हैं। तीसरा, सेम वीडियो कॉल करके भी वो डिस्कशन कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को, राइट? अच्छा, चौथा उसमें ये है कि रिटेंशन का प्रॉब्लम का बताया कि आपको एक थियरी है, टफ है, उसको समझना मुश्किल है, तो डेफिनेट उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। तो टीचर भी दे सकता है या बच्चे खुद ढूंढ सकते हैं कि टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज होती है, तो एक्टिविटी घर के मटेरियल से कैसे कर सकते हैं, उस पर फोकस अगर वो लोग करे तो डेफिनेटली वो लोग उस टॉपिक को जल्दी समझ पाएंगे। तो फिर रिटेंशन का प्रॉब्लम क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट थोप दिया या मगअप कर लिया, तब याद नहीं रहता है। बाकी अगर मैंने अभी रोटी की बात की, जिस बच्ची ने रोटी खुद बनाई होगी, पहले अगर अलग शेप की बनी होगी, तो उसको डेफिनेटली बताया कि मुझे क्या करना है, राइट? तो रिटेंशन के लिए सबसे बेस्ट ये 4 रास्ते हैं, या तो दोस्तों से सीखो, या पूरा ग्रुप बना के सीखो, ग्रुप लर्निंग कहते हैं जिसको, या फिर आप उसका एक प्रोजेक्ट दे दो या उसको एक्टिविटी करो, और या तो फिर सीधे आ जाओ क्वेश्चनिंग पे, एक कि भाई क्यों 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 ऐसा हो रहा है, क्या किया था, क्यों हुआ था। तो अगर वो WH पे आ जाएंगे तो भी शायद उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे 1 by 1, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो रिटेंशन, लेकिन हाँ उसके लिए सेम लर्निंग एटीट्यूड पहले चाहिए। और यहाँ पे अगेन पेरेंट्स का रोल आएगा कि पेरेंट्स को देखना है कि मेरा बच्चा रियली कर क्या रहा है। सिर्फ पढ़ाई हो रही है, मतलब स्कूल और स्टूडेंट में पढ़ाई हो रही है सिर्फ, कि वो सही में नॉलेज गेन कर रहा है, कि उसके जो एज के हिसाब से जो भी पढ़ रहा है उसको काम आ रहा है और वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं, वो एक पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। करेक्ट।
अब हम बात करते हैं, अभी हमने तो एकेडमिक्स को लेकर काफी सारी बातें करी हैं और काफी सारे टिप्स आपकी तरफ से, वैल्यूएबल टिप्स आए हैं, जो प्रोडक्टिव टिप्स, आई एम श्योर बच्चों को उसका बहुत फायदा होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है कि जब हम घर पे बैठे हैं, और अगर मैं स्पेशली अगर बात करूं, वो बच्चे जो 6th ऑनवर्ड बच्चे हैं, जो लैब्स में भी जाते हैं, डिफरेंट क्रिएटिविटी की तरफ भी जाते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब एनईपी के ऊपर उनका परसों एक एड्रेस आ रहा था लास्ट या फ्राइडे को, संडे, या तो उन्होंने लास्ट फ्राइडे को, तो उन्होंने उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है और क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, और हमारा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर भारत और ये सारी चीजों को लेकर बहुत से हमारे पास जो मोटिवेशनल चीजें हैं आ रही हैं। ऐसी सिचुएशन में जब बच्चों के पास लैब्स की फैसिलिटी नहीं है जहां पर वो कुछ इन्वेंशंस कर सकें, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे पहली कुछ टिप्स कि वो अपने आप को कैसे क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर जोड़ सकते हैं, और दूसरा, क्या वो घर में अवेलेबल चीजों से सेफ इन्वायरमेंट के अंदर कुछ इनोवेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? यस सर। देखो क्योंकि मैं मानता हूँ साइंस इज एवरीवेयर, सब मानते हैं ना कि साइंस क्या, सारा सही, सब कुछ बिल्कुल आसपास ही है। तो बिल्कुल, घर में स्कूल बनी सकती है, हाँ, बस हमारी कहता हूँ ना नजर, अप्रोच, हमारा जी ऑब्जर्वेशन जी वो इम्पोर्टेंट जी, है। तो मैं पहले एग्जांपल देता हूँ कि किचन किचन इज द बेस्ट लैब। बट वो किसके लिए, कि भाई केमिस्ट्री पढ़ना है या थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ना है, जैसे प्रेशर की बात आएगी तो प्रेशर कुकर है, तो वो है ही। बट हाँ, पेरेंट्स क्या होंगे कि बच्चों को करने नहीं देंगे, तो डेफिनेटली पेरेंट्स की प्रेजेंस में या तो बड़े भाई बहन की प्रेजेंस में कुछ काम कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा अभी। दूसरी बात है कि मैथ्स है या फिजिक्स है या हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी है, उसके भी हम सब कुछ कर सकते हैं। देखो कैसे, लेट अस टेक वन बाय वन एग्जांपल। पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स और मैथ्स की। तो उसमें बच्चे एरोप्लेन अपने सब बनाते थे पेपर से, राइट। बिल्कुल अब उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ बनाओ एंजॉय करो बस। लेकिन अगर उसमें हम एजुकेशन डाल देंगे तो ऑटोमेटिक उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ पाएंगे। जी, तो करना क्या है, तो एरोप्लेन आपको अलग अलग टाइप के बनाने हैं। कैसे बनाओगे, तो एक एरोप्लेन ऐसा बनना चाहिए जो सबसे लंबा जाए, एक एरोप्लेन ऐसा बनाना है सबसे ऊपर जाए, एक एरोप्लेन ऐसा बनाना है जो पैराबोलिक जाए, राइट। तो ऐसी चैलेंज चैलेंज देनी है। तो चैलेंज देंगे तो क्या होगा, वो बनाने में पूरा दिन भी जा सकता है। लेकिन वो बनाते वक्त फिर क्या करना है, उसको बोल तू ऑब्जर्वेशन लिख, कितनी बार फेल हुआ। क्योंकि देखो मोदी जी ने भी ये माना है और हम सब मानते हैं कि अभी तक, और काफी मूवीज में सुशांत सिंह जी ने भी बताया ना कि हम फेलियर को एक्सेप्ट करना ही नहीं सिखाया हमने। लेकिन ये टेक्निक ऐसी है कि दे आर एक्सेप्टिंग द फेलियर। तो लिखे कि भाई मैंने पहली बार किया इतना ही गया, दूसरी बार किया तो लास्ट में सक्सेस आई, तो कितनी बार किया तब सक्सेस आई, तो फेलियर एक्सेप्ट किया ना। करेक्ट, तो फेलियर भी एक्सेप्टेंस हो रहा है। अच्छा दूसरा, आपने उसमें लेंथ क्या ली, डायमीटर क्या रखा, जो भी उसमें मैथमेटिकल पैरामीटर्स आए वो क्या रखे। अच्छा फिर चेक करो कि आपने एरोप्लेन को, एरो जो बनाया उसमें क्या हुआ तो वो जल्दी जा पाया आगे। तो उसमें एयर का मतलब जो भी कहते हैं ना कोलिजन बोले या जो भी थियरी आ जाएगी कि भाई करेक्ट, एयर को फाइट करना है तो सामने से उसको एरो ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट एरोप्लेन से ही आ जाएगा। अच्छा अभी करेक्ट, कौन कराएगा, तो सिंपल, इसमें 6 स्टैंडर्ड से लेके पापा मम्मी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सबके अंदर बच्चा तो है ही। बिल्कुल, तो एक फ्री टाइम निकाल है, उसमें ऐसा एक प्रोजेक्ट दे दे कि भाई एरोप्लेन बनाना है सुबह से शाम तक, लेकिन उसमें तुझे सारा फिजिक्स और मैथ्स के इतने इतने टॉपिक आ जाने चाहिए, और उसमें तुम इन्वॉल्वमेंट ले लो और रिपोर्ट बनाओ। देखो अभी हम करते हैं क्या, खेलते हैं, उसके अंदर एजुकेशन का नहीं देखते हैं। और अगर हम ये देख ले कि तू लिख कितनी बार फेल हुआ, फिर नोट डाउन कर उसमें क्या करना है, फिर उसमें देख सक्सेस कब गया। तो ये हम क्या सिखा रहे हैं, उसको पढ़ाने की तरीका सिखा रहे हैं। हम बिल्कुल पढ़ा नहीं रहे, कैसे पढ़ते हैं ना वो सिखा रहे, कि पढ़ते वक्त फेल भी होंगे, बिल्कुल, डरना नहीं है, हमें मेहनत करनी है, हमें आगे ट्रायल करना है, तो ये ऑटोमेटिक सीख जाएगा। ये एरोप्लेन की बात है। दूसरी हम बात करें उसी एरोप्लेन से, बलून ले ले, बलून तो होते ही है घर में, राइट। तो उसी एरोप्लेन में ऐसा तो क्या करे कि वो बलून को फोड़ सकता है। चलो तो ये आ गया क्रिटिकल थिंकिंग। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एरोप्लेन में ऐसा तो क्या करे कि वो बलून फोड़ पाए, बोलो तो क्या करेंगे। तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। तो उसमें वो सोचेगा और उसमें घर पे से मटेरियल ही निकालना है। तो बिल्कुल, आंसर दोगे तो ये अभी जो पढ़ाई चल रही है वही है कि आप सीधा बोल रहे हो कि ऐसा ही करना है, नहीं, उसको सोचने दो वो क्या चीज लाता है और किससे करता है, और सेम उसमें भी ट्रायल दो। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आ गया, क्रिएटिविटी भी आ गई, इनोवेशन भी आ गया, राइट। तो ये एक बात होगी सिंपल फिजिक्स मैथ्स की। अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो मैंने अभी बताया वही एग्जाम्पल है। उसको बोलो कि तुम्हारे दादा दादी उसके पापा मम्मी ने क्या किया था, किसी को नहीं बताया।
आज लोगों को हिस्ट्री क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अपनी खुद की हिस्ट्री क्या है, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं है। अगर जान लेंगे ना तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगी कि यस, एक प्राउड फील होगा। क्योंकि जो भी पर्सन जहां सिचुएशन में, हाँ कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्स भी गया होगा कि भी पहले बहुत अच्छा था अभी बुरा है, तो भी एक नॉलेज मिलेगा। हिस्ट्री वही तो सिखा दी है कि वो भी अच्छा एक क्या है। मोटिवेशन है सर कि अगर हमारे पास पहले अच्छा था और अभी हम हैं, कोई भी एग्जैक्टली, सिचुएशन है, बैड सिचुएशन है जिसको हम फेस कर एग्जैक्टली, रहे मतलब हैं। दोनों सिचुएशन एनालाइज करनी है। और वही तो हिस्ट्री सिखाता है कि अकबर ने जो किया था अच्छा किया था बुरा किया था, सिंपल सी बात है। तो हिस्ट्री में खुद की हिस्ट्री सीखना शुरू करे तो उनको ऑटोमेटिक टीचर पढ़ा रहा है उस हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगेगा। ज्योग्राफी में क्या करे, वो ये सर्वे कर सकते हैं कि कोरोना जो वो टीवी में आता है तो कोरोना पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं सिंपल के भी कहाँ क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है। रोज पेपर्स में, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आते हैं, एक ग्राफ आता है, तो ग्राफिकल मेथड डायरेक्ट बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी ग्राफ को पढ़ ले, बार चार्ट जो आता है उसी को पढ़ ले, तो आराम से वो अब खुद का रिपोर्ट बना सकता है। तो घर में सब कुछ है। अच्छा, अभी आ जाए हम थोड़े बहुत केमिस्ट्री वाली पार्ट पे या लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज कहाँ आएगी? वो जो भी बना है, एक बार बोलो गुजराती में लिखे या हिंदी में लिखे या अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखे, एक बार इंग्लिश में लिखे, तो ऑटोमेटिक लैंग्वेज तो आ ही रही है। लैब और केमिस्ट्री या उसमें कुछ करना है तो सिंपल सी बात है, घर पे इतने सारे फूड है, उस फूड में क्या क्या केमिकल्स आते हैं वो सर्च करे, किसी को पूछे। फिर प्रेशर कुकर कैसे काम करता है, राइट? कुछ चीजें हम मतलब जो पान में बनाते हैं, कुछ चीजें कुकर में बनाते हैं, कुछ चीज खुली बनाते हैं, टेम्परेचर कितना रखते हैं, उसको ठंडा करते हैं, कभी फ्रिज में रखते हैं, तो क्यों ऐसा सब है, पूरा केमिस्ट्री है। तो मतलब घर में सब कुछ है। हाँ, बस वही है कि एक हमें उनका वो ओपननेस लानी है कि भाई कैसे करना है, राइट? तो आई थिंक ये बहुत कुछ इजी चीज है, लेकिन अगर इंटरेस्ट के साथ अगर करा है तो हर बच्चा, मैं नहीं मानता कि नहीं पढ़ेगा। और इंडिया का हर बच्चा मैं टैलेंटेड ही मानता हूँ। मैंने कोई इंडियन के बच्चों को ऐसा नहीं देखा है कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स है वो लोगों ने जबरदस्त नॉलेज गेन किया और हमारे डीएनए में वही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी बात बीच में रखी, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को लेकर अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात भी आ रही है कि अभी ये फोकस किया जा रहा है कि जो क्लास 5 तक की जो लर्निंग होगी उसे हम मदर टंग की तरफ फोकस करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि अब तक के सेगमेंट में जो हमारी लर्निंग थी उससे क्रिएटिविटी, और अब जब हम मदर टंग में क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे की तरफ जा सकते हैं, तो इन दोनों में आपको कौन सी क्रिएटिविटी वैल्यूबल लगती है? क्या इफेक्ट आएगा उस क्रिएटिविटी के ऊपर, उस इनोवेशन के ऊपर, जो इन्वेंशंस जो हमारे बच्चे करते हैं? साइंस फेयर होते हैं, कुछ भी फेयर्स होते हैं, तो वहां पर बच्चे अपने अपने टैलेंट दिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब हम मदर टंग में पढ़ेंगे तो बच्चों के इस क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा? सर देखिए, मैं बिलीव करता हूँ 5 मदर में, राइट? पूरी हमारी फाउंडेशन है, हमारी खुद की माँ, हमारी धरती माता, हमारी मदर लैंग्वेज मातृभाषा, फिर आएगा काऊ, राइट, गाय, और पांचवा आएगा रिवर। पूरे कोई भी दुनिया का कोई भी देश होगा, ये 5 चीजों पे ही होगा। वो जन्मा कब? मदर से। सबसे पहले क्या बोलेगा? मदर टंग। खाना पहले कहाँ से मिलेगा? अभी चलो हम सब खा रहे हैं, बाकी काऊ मतलब बराबर वहां से आया। आज रहता कहाँ है? सिविलाइजेशन कहाँ है? रिवर के पास, राइट? और हम है कहाँ? अर्थ पे। तो ये 5 मदर फाउंडेशन है, तो डेफिनेटली हम ये बहुत साल पहले बहुत डिसीजन बड़ी लेना बात है था। सर ये। जी। ये डिसीजन बहुत साल पहले लेना था, लेकिन अच्छा है कि ले रहे हैं। और सी क्रिएटिविटी, आप देखना, आप भी कुछ क्रिएटिव सोचोगे, मदर लैंग्वेज में ही सोचोगे। आप बिल्कुल कानपुर के हैं, आप कानपुर की मदर लैंग्वेज में ही आप क्रिएटिव चीजें सोचोगे, आप इंग्लिश में नहीं सोचोगे, भले आपको बिल्कुल कितनी भी बेस इंग्लिश आती होगी, राइट? बिल्कुल। तो ये सर हमारा नेचुरल फोर्स है, गॉड ने गिफ्ट दिया है। तो डेफिनेटली अगर बच्चा 5th तक है और मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में पढ़ रहा है, तो इतना प्रोडक्टिव काम कर पाएगा जो हम बिलीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन बस डर एक ही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वर्ड टू वर्ड फॉलो हो, क्योंकि अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, पॉलिसी तो बहुत सारी बनी है, बट उसमें कितनी फॉलो हुई है, कितने स्टेट ने ऑपोजिशन किया है, कितने उसके चेंजेस आ गए हैं। तो मेरा तो कहना है कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत मेहनत से बनी है, हम सब लोगों ने उसमें अपने व्यूज भी दिए हुए हैं। लेकिन बेटर है कि वर्ड टू वर्ड अगर फॉलो होगी तो इंडिया कहीं और ही होगा, और डेफिनेटली हम जो सोच रहे हैं वही होगा कि हम पहले जो थे वही बन जाएंगे। तो मदर टंग में मैं कहता हूँ ना, इंसान सोचता है मदर टंग में ही सोचता है, वो कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा इंसान हो या छोटा हो, तो क्रिएटिविटी तो उसी में है, बिल्कुल राइट? तो बेटर है कि वो आना ही चाहिए। और उसमें क्या होगा कि बच्चा इजीली कनेक्ट कर पाएगा।
अगर मैं हिमाचल के बच्चे को बोलूंगा कि देख भाई तेरे यहाँ पे ये ट्रीज है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसकी मदर टंग में उसको पता होगा, उसको इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा उसने, उसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस उसको पता होंगे उसकी मदर टंग में, तो उसको सीधा वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश में करने गए तो नहीं बनता है। तो अभी तक वही हो रहा था। आई थिंक मदर टंग तो हमारा बेस है, मैंने बोला ना 5 मदर बेस है, हम छोड़ रहे थे अभी तक, राइट। तो इंग्लिश भी किसी की मदर है, लेकिन हमने उसको एडॉप्ट कर लिया था, बट ठीक है अभी बहुत अच्छा हो रहा है, तो दैट इज बेटर। सो ये मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं भी, हालांकि मेरा मानना, और बहुत से जितने लोगों से मेरी बात हुई है, तो इसलिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखा कि मदर टंग में अगर जब वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी क्रिएटिविटी लेवल जो होगा वो काफी बढ़ेगा और इम्प्रोवाइज होगा, और हमें शायद आने वाले टाइम में बहुत से इन्वेंशंस हमें इंडिया में ही मिलेंगे। और आप देख भी रहे हो कि अभी हम बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत से कंट्रीज ने भी क्लेम्स कर रहे हैं कि हमने अपने वैक्सीन क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि जो भी कंट्री अपनी वैक्सीनेशन को लेकर क्लेम कर रहा है, वो लगभग हर कंट्री के साथ में, चाइना को छोड़कर लगभग हर कंट्री के साथ में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है। यस, करेक्ट करेक्ट। हमारा सपोर्ट भी उनके इस इन्वेंशन के साथ में रहा है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। और हमारे आज की डेट में आप किसी भी बड़ी कंपनी को ले लीजिए तो वहाँ पर भी इंडियंस ही बैठे हैं, जो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और ये बताता है कि हम कितने क्रिएटिव हैं, प्रोडक्टिव हैं, और हम किस लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन वही था कि एक कहते हैं ना कि हम अपनी अंदर छुपे हुए इंसान अपनी खुद की स्ट्रेंथ को ही नहीं पहचान पा रहे थे, जिस वजह से हम पिछड़ते जा रहे थे। लेकिन अब शायद एक नया दौर शुरू हुआ है, जिसके बाद हम सभी लोग एक कोशिश कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा सर कि जब हम बिकॉज हम इन्वेंशंस की बात ही कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई ऐसे 2 या 3 इन्वेंशंस शेयर कर पाएं, या एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स शेयर कर पाएं जो बच्चे घर पे करें, या सेफ इन्वायरमेंट हो और सेफली वो कर पाए, बिकॉज घर पे ना तो उनके पास टीचर्स होंगे, ना तो उनके लैब इंस्ट्रक्टर्स होंगे, ना ही उनके बडीज होंगे शायद जो उनको मॉनिटर कर पाए कि वो चीज़ें सही कर रहे हैं या नहीं। तो आप कुछ ऐसे 3 क्रिएटिव चीज़ें बताएं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अगर शेयर करें जो बच्चे घर पे कर सकते हैं। तो एक तो पहला मैंने जो बताया वही बहुत अच्छा है, और मेरा एक्सपीरियंस इसमें ऐसा रहा है कि उसमें बड़े बुजुर्ग सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट आप ये ले लो कि एरोप्लेन बनाना है पेपर के। अभी उसमें भी क्या होगा, कितने टाइप्स होगा समझो, पेपर के टाइप भी अलग ले सकते हो, न्यूज पेपर ले सकते हो, सिंपल सा वेस्ट पेपर ले सकते हो, बहुत सारे टाइप्स के पेपर ले सकते हो आप, राइट। तो एक पहला हो गया टाइप। दूसरा हो गया उसके डिफरेंट टाइप के एरोप्लेन बना सकते हो। अच्छा, उसके लिए उनके पास क्या है, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। बट वही बात मैंने की ना, यूट्यूब पे देख के बनाना और खुद मतलब बनाएंगे तो पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो वो एक हो गया। तीसरी बात उसमें मैंने बोला चैलेंजेस डाली। क्या चैलेंजेस डाली कि भाई कितने हाइट वाला जा रहा है, कितने लेंथ तक जा रहा है, पैराबोलिक जा रहा है कि नहीं, तो 3 हो गया। अच्छा, फिर ये होने के बाद उसने डिस्क्रिप्शन लिखा कि भाई जो भी बनाया सक्सेस गया या अनसक्सेसफुल हुआ, तो उसमें मैंने हाइट क्या, मतलब उसका जो भी डायमीटर रखा, हाइट रखी, लेंथ रखा, पेपर को कैसे कट किया, हाथ से किया, सीजर से किया, वो जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखे। और वो भी उसमें दोनों लैंग्वेज ले ले, इंग्लिश भी ले ले, जो भी वो हिंदी या जो भी, तो वो भी आ जाएगा अंदर, राइट। तो एक ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और उसका वो डेली बेसिस में, मतलब मान लो आधा घंटा भी डाल दे उसमें, तो उनको क्या होगा, एक फ्रेशनेस भी आ जाएगी कि यस मजा आ गया ये करने में। तो वो लोग वो वीडियो गेम देखने से पहले ये करेंगे। हाँ, वीडियो गेम को छोड़ के ये करेंगे। और उसमें भी बेटर क्या होगा कि ये चीजों भी शेयर करे। एक बच्चे ने बनाया तो दूसरे क्लास के फ्रेंड के साथ वो शेयर करे, राइट। या तो पड़ोस में भी कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो इससे क्या होगा कि उनको एक इन्वायरमेंट लगेगी और पढ़ाई भी कर पता चलेगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट कहाँ है, फिजिक्स कहाँ है। मेरा प्लेन जो है वो बगल वाले फ्रेंड की छत तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ, यस, ये भी वो चैलेंज दे सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन सब में सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, बराबर है। वो मेन पॉइंट है, राइट। अच्छा, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि बहुत सारे लो कॉस्ट मटेरियल्स बनते हैं। जैसे मान लो आपके पास सेल पड़े हैं, राइट। तो यूट्यूब में कहता हूँ ना, आई विल शेयर यू ऑन द फेसबुक, मैं आपको बहुत सारी लिंक भेजूंगा। एक अनिल गुप्ता सर की लिंक है। अनिल गुप्ता सर ने अपना खुद एक वेबसाइट बनाया हुआ है। वहां पे लो कॉस्ट घर पे रबर बैंड ले लो आप, या सिंपल पेपर ले लो, राइट, पूठे ले लो, पिन ले लो, उनसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बनाए हुए हैं। सीडीज है अगर पुरानी, वेस्ट में से बेस्ट क्या क्या हो सकता है। तो ये पूरा वेबसाइट का है। तो मैं आई थिंक आई विल सेंड द लिंक ऑन दिस, और जो इसके ऊपर मैं लिंक भेज दूंगा।
तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। तो एक पहला एरोप्लेन का हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो कार का रेस करा सकते हैं। तो कार कैसे बन सकती है? तो सिंपल, आप 2 ढक्कन ले लो, उसके अंदर होल कर दो, राइट, आगे 2 पीछे 2 ऐसे लगा के उसके ऊपर क्या कर सकते हो, अच्छा फिर उसको स्लाइड रखो, है ना, तो कितनी फास्ट जा रही है किसकी कार। तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है अगेन, तो उसमें आपने जो रोलिंग वाला रखा है वो फीट है, जा ही नहीं रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो क्या क्या करते जाओगे, होल बढ़ाते जाओगे, होल बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, बढ़ेगी, फिर टायर चेंज करते जाओ ढक्कन के लिए, उसके बदले रियल टायर अगर बना सकते हो या कोई पुरानी कार में से निकाल सकते हो। तो ये इनोवेशन हो गया। और उस कार में फिर बैटरी लगाओगे तो कितनी स्पीड आएगी, सोलर पैनल लगाओगे कितनी स्पीड आएगी। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, जनरली ये जनरलाइज नहीं कर सकते, हर बच्चे के घर पे क्या वेस्ट मटेरियल है ना, अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आई कैन गिव लॉट मनी प्रोजेक्ट्स। तो मैं ओपनली यहाँ कह रहा हूँ, किसी को भी इंटरेस्ट है ये सुन के, तो वो जस्ट अपना घर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है, पेरेंट्स का जो भी मटेरियल, उसको वेस्ट वो नहीं करना है, बट जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसका लिस्ट बनाए, उसमें से मैं 4-5 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट निकाल के दे दूंगा कि दे कैन डू। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मैं अभी हम लोग इस सेशन में भी हम शेयर करेंगे कि वो कैसे आपका बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी हमारे सेशन में आए हैं और इतने इनोवेटिव आइडियाज आपकी तरफ से आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे भी इन चीज़ों को सीखें और कुछ नया इन्वेंशंस करें। तो मैं चाहूंगा सर कि जब हम बच्चों को हम इन्वेंशंस करा रहे हैं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ेंगे। Yes. तो मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों के लिए क्या क्या की एलिमेंट्स हैं, अगर आप वो शेयर कर पाए। श्योर। सी सर, मैंने बोला ना, मैंने 2 एक्सपीरियंस है। एक तो आइडिया टू वेंचर प्रोग्राम था जो यूएसए में, जहाँ पे एड सॉबे करके, ही इज द बेस्ट ओशनोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड, और वो खुद किड्स इन्वेंट करके प्रोग्राम चलाता है यूएसए में। ही इज माय गुड फ्रेंड, फेसबुक पे ही है मेरे साथ में, और उनकी सारी पोस्ट में शेयर करता हूँ। वो हर बार ऐसी सारी, तो आप भी आज सब देख सकते हैं, एड सॉबी सर का किड्स इन्वेंट करके इनोवेटिव आइडियाज करके पूरा पेज है। तो मैं मेरे हर, जब भी उनकी पोस्ट आती है मैं शेयर करता हूँ। और वही मेरे ट्रेनर है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, और ये सारे बच्चों के कैसे इन्वेंट कराते हैं उसके लिए। एक वो हुआ। दूसरा, अटल इनोवेशन मिशन का भी थैंकफुल हूँ मैं कि उन्होंने मुझे मेंटर बनाया। आई एम मेंटर ऑफ चेंज देयर। तो मेरे पास 2-3 स्कूल है जहाँ पे मैं मेरी मेंटरशिप की हेल्प देता हूँ, और वहाँ के बच्चे भी बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिर्फ 4 चीज चाहिए। पहले तो आपके पास आइडियाज आने चाहिए, मैंने बोला ना इसलिए नाम है आइडिया टू वेंचर। तो आपको आइडिया जो भी आते हैं, जो भी टाइम पे, जस्ट नोट डाउन करो, फिर चेक करो कि उसको स्केल अप कितना कर सकते हो। उस आइडिया में से शेयर करना पड़ेगा आपको किसी के साथ। जैसे मान लो आपको आइडिया है, आप मुझे शेयर करोगे, तो मैं बोलूंगा देखो ये बेटा पुराना है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर बोलूंगा हाँ इसमें से 2-3 आइडिया ट्राई कर। हम सीधे पहले नहीं आएंगे कि भाई इसका ऐसे कर लो काम। तो सबसे पहले उसको आइडिया का लिस्ट बनाना है, दैट इज फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस, उसमें से कौन सा एप्लीकेबल कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए, तो वो आएगा। फिर आएगा मटेरियल लिस्ट के वो बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो उसमें 2 सेक्टर होगा, या तो प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगी, 2 ही चीज होती है दुनिया में। तो प्रोडक्ट होगी तो उसके लिए मटेरियल चाहिए, उसमें भी ऑप्शन ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, तो वो एक बनाना पड़ेगा। फिर तीसरा आएगा गाइडेंस के साथ उसको बनाना है। सेम वही प्रोसेस, फेल होना है, ट्राई करते रहना है, फेल होना है, ट्राई करते रहना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, गाइड के साथ उसको डिस्कस करना है। वो हो गया, बाद में प्रोटोटाइप बन जाएगा। प्रोटोटाइप बनने के बाद उसको पिचिंग पे आता है कि भाई अभी मैं किसको बोलूं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इन चीज के लिए हेल्पफुल है, वेदर फॉर सोसाइटी, वेदर फॉर इंडस्ट्री, व्हाटएवर। और वो पिचिंग करने के बाद उसको सीधा स्टार्टअप पे साथ, अभी तो गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स है, तो स्टार्टअप के सीधे वो बात करेगा, पिचिंग करेगा, तो पिचिंग सिखानी है, पिच कैसे करते हैं। और उसको फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगा कॉस्टिंग निकालना, कि वो कॉस्टिंग कैसे निकालेगा उसकी। अगर उसको पूरे कंपनी चलानी है तो उसका इनिशियल कैपिटल कॉस्ट क्या होगा, उसको रिकरिंग कॉस्ट क्या होगा, और वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, सस्टेन कैसे करेगा, कितने लोग रखेंगे, 5 साल का प्रोजेक्ट, 10 साल का प्रोजेक्ट, 25 साल का प्रोजेक्ट, क्या होगा प्रोजेक्शन। तो ये बहुत ऐसा इजी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर धीरे धीरे वो आएगा तो उसको ये सिस्टमेटिक हम समझाते हैं। तो मतलब आइडिया से लेके वेंचर कैसे बनाते हैं, पिचिंग तक, पिचिंग के बाद उसको फाइनेंस कैसे मिलता है, इन्वेस्टर कैसे ढूंढने हैं, तो ये पूरा एक प्रोसेस है, तो आराम से कर सकते हैं। और आजकल के बच्चे देखो, हाँ लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, इंडिया अभी तक जॉब सीकर्स था और अभी अचानक एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, तो ये गलत है थोड़ा मेरे हिसाब से। हमें बच्चों के 2 क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि कौन जॉब सीकर है और कौन जॉब प्रोवाइडर है। वरना क्या होगा, सब अगर एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो जॉब करने वाला कोई नहीं मिलेगा इंडस्ट्री को। देखिए मैं अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इस आइडिया में कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर हम इन्वेंटर्स बना रहे हैं, एंटरप्रेनर्स बना रहे हैं, तो
जाहिर सी बात है कि उनको भी सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट उनको कहाँ से मिलेगा? जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, जब हम बात कर रहे हैं कि हम बच्चों में स्किल इम्पार्ट करेंगे और एडिशनल स्किल्स वहाँ पर ऐड करेंगे बच्चों में, और स्किल एजुकेशन पे भी फोकस करेंगे, तो जाहिर सी बात है सर कि जो भी स्किल से वहाँ पे बच्चे निकलेंगे, वो कहीं ना कहीं अगर किसी इंडस्ट्री, किसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ में, क्योंकि सब लोग इंटरप्रेन्योर तो नहीं बन सकते जैसा अभी आपने भी मेंशन किया, तो जो भी इंडस्ट्रीज उसके ऊपर काम कर रही होंगी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लिए एक मैन पावर क्रिएट होगी, जो कि ऑलरेडी स्किल्ड मैन पावर होगी, और वो ऐसी नहीं होगी कि वो बिल्कुल सिर्फ पढ़ के आ गई है। शायद वो पिछले 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल से वो इस चीज के ऊपर वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पर तो मैं ये मानता हूँ कि सर दोनों ही चीजें बड़ी बैलेंस्ड है। और कहीं ना कहीं तो हमें कोई एक कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी पॉलिसी को, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बार हमारे लिए बहुत चीजें जो होती हैं वो एकदम से नई होती हैं। हम इतने बड़ा कंट्री है सर, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े कंट्री के अंदर हमें डाइवर्सिटी चाहिए, आज तक डाइवर्सिटी रही है, और लेकिन वही है कि डाइवर्सिटी को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और जब लोग बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं इस पूरे नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूं, या फिर मुझे किसी और के पास जाकर उनको भी ये नॉलेज देकर उस प्रोडक्ट को हम कोलैबोरेटिव तरीके से इम्प्रोवाइज कर देते हैं। और फिर यहाँ पर आपका एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा, बड़ी इंटरप्रेन्योरशिप भी आजकल चलती है, जिसे हम पार्टनरशिप फर्म्स भी बोलते हैं। तो कुछ दो अच्छे लोग मिलकर भी एक ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हमारे सामने आज हैं, जो कॉलेज फ्रेंड्स से उन्होंने एक आइडिया लिया और उस आइडिया के साथ में वो आज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर बैठे हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा बच्चों को, बिकॉज आप करियर गाइड भी हैं, तो अगर आप कुछ करियर टिप्स बच्चों को देना चाहें सर। या श्योर। तो मेरा वही पॉइंट है कि सबसे देखो इंडिया की चैलेंज अभी यही है कि रियली एंटरप्रेन्योर कौन बन पाएगा और कौन जॉब सीकर, मतलब ये आइडेंटिफाई करना और ऐसा एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके सब लीडर नहीं बन सकते और सबके सब जॉब सीकर भी नहीं बन सकते। तो ये इसके लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कौन सी कैरियर चूज कर रहे हो। और कैरियर भी चूज करने के पहले आप, मैं तो मान रहा हूँ सबको जॉब करनी चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छा एक व्हाट्सएप पे इस पे वीडियो देखा था, उसका एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक सीईओ था, उसने क्या किया, अपने बेटे को सीईओ नहीं बनाया, उसने क्या किया, अपने सारे एम्प्लॉय को बुलाया, मीटिंग की, राइट, फिर उनको सबको एक सीट दिया और बोला 1 साल दे रहा हूँ, इस सीट में से जो अच्छा रिजल्ट लाएगा या जो भी रिजल्ट आएगा हम डिस्कस करेंगे और बाद में हम सीईओ डिसाइड करेंगे। तो जो बाकी वाले थे, मैंने बोला ना जॉब सीकर थे, वो जॉब कर रहे थे, सब गए बराबर, 5-10 लोग थे, सबने काम किया, राइट, लेकिन एक बंदा ऐसा था कि वो सीट ग्रो ही नहीं कर पाया। उसकी वाइफ को समझाया, उसने बहुत सारे मेहनत की, लेकिन सीट ग्रो ही नहीं कर पाया, और बाकी सब थे वो सारे अच्छे अच्छे जबरदस्त प्लांट ग्रो कर पाए। वो दिन आ गया जिस दिन मीटिंग रखी थी, 1 साल हो गया, तो बाकी सब के प्लांट्स बहुत अच्छे एकदम ग्रोथ वाले थे, और ये अपना एम्प्टी पोर्ट लेके आया, क्योंकि उसकी वाइफ ने बोला कि भाई तू ऑनेस्ट बन जा और जो है वो बोल दे, तो ये लेके आया, तो बाकी सब हंसने लगे। तो लेकिन जो सीईओ था उसने उसी को पॉइंट आउट किया कि भाई तुम्हारा प्लांट क्यों ग्रो नहीं हुआ। तो बोला सर मैंने बहुत सारे ट्राई किए, हर जगह का टाइप का फर्टिलाइजर लगाया, पानी किया, सब कुछ किया, नहीं हुआ। तो वो सीईओ ने डिसाइड किया कि भाई देखो ये हमारा नेक्स्ट सीईओ है। तो सब चौकन्ना हो गए कि क्यों। तो बोला मैंने सबको बॉइल्ड सीड दिए थे जिसमें जानी नहीं थी, तो वो उगने नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, मुझे इंप्रेस करने के लिए आपने डिसऑनेस्ट होके ये ग्रो करके दूसरे सीड लेके बना दिया, और ये बंदा सिर्फ ऑनेस्ट था। तो इंडिया में अभी सबसे ज्यादा जरूरत ऑनेस्टी की है, हर फील्ड में, आप गवर्नमेंट सेक्टर लो या कोई भी सेक्टर लो, वो हम शायद मिस कर रहे हैं फ्रॉम द एजुकेशन लेवल। तो ऑनेस्टी अगर होगी तो हम जो भी फील्ड में जाएंगे बेस्ट बन ही पाएंगे, राइट। तो अगर हम कैरियर की बात करें, एग्जांपल इसलिए दिया कि सीईओ का बेटा सीईओ नहीं बनाएगा, राइट, क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस देना पड़ेगा कि तू पहले जॉब कर, एक्सपीरियंस ले, फिर लीडर बन। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत फैक्टर बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चे को कैरियर चॉइस करनी है तो क्या क्या कंसिडर करना चाहिए। नंबर 1, पहले तो उनका इंटरेस्ट कहाँ है। तो इंटरेस्ट के एक नोट बनाए, नोट्स मतलब एक डिटेल लिखते जाए कि 6th स्टैंडर्ड से उनको क्या क्या पसंद आ रहा है, 6th में, 7th में, चेंज भी होगा डेफिनेटली, 8th में, 9th में, 10th में, तो आपके पास 15-20 लिस्ट आ जाएगा, राइट। फिर आप कोई गाइड को मिलो और बोलो कि देखो मुझे ये सब पसंद है, तो शायद वो गाइड आपको इतना भी हेल्प कर दे कि उसमें 4-5 चीजें कॉमन ही है, तो वही कर। मान लो मैकेनिकल इंजीनियर बनना है,
तो उसके अंदर डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा कि वो तोड़फोड़ भी करता होगा, वो कुछ बनाता भी होगा, तो इट्स लाइक दैट। फिर आएगा कि उसको वो बनने के लिए फिर स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी इंडिया में जो है पोजीशन है कि उसको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके लिए मेरिट में आना पड़ेगा। तो सेकंड आया कि स्किल इनिशियल आई कौन सी, कि अभी एंट्रेंस की, और उसके बाद स्किल आई कि वो जब इंजीनियरिंग करे तो वो रियल में वो स्किल डेवलप करे, वो दूसरा हुआ। तीसरा आया उसको एप्टीट्यूड लाना पड़ेगा उसके लिए। एप्टीट्यूड मतलब इन द सेंस वो फील्ड के लिए वो ओके है कि नहीं है, राइट। फिर लोगों के साथ कैसे काम करना है वो बहुत कम सिखाते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा वीकनेस इंडिया में वही है, कम्युनिकेशन स्किल की, और आई थिंक यू आर एक्सपर्ट फॉर दैट एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे पता भी है। थैंक तो यू। या तो कम्युनिकेशन स्किल जो सिखानी है वो भी उसको उसी टाइम पे सीखनी है, तो कैरियर चॉइस के अंदर वो एक पार्ट आना चाहिए। फिर फैमिली ट्रेडिशन, ये मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि देखो कुछ पेरेंट्स जैसे डॉक्टर होते हैं तो उनको पता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो मेरा इतना बड़ा एम्पायर चला पाएगा, राइट। सेम ऐसी बहुत सारी फील्ड है कि बिजनेसमैन होंगे तो वो सोचेंगे। तो मैं उन बच्चों को स्पेशली को बोल रहा हूँ कि फैमिली के ट्रेडिशंस को समझो। देखो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ के अहमदाबाद में अपना जो लाभ कंस्ट्रक्शन वाले हैं, फिर ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री में, बहुत सारे नाम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वो ऐसा ही है कि फैमिली ट्रेडिशन में गए लेकिन उन्होंने एक्सपांशन किया, नई नई प्रोडक्ट लाई, राइट। तो अरविंद, हाँ दूसरी अरविंद की नाम बोला हूँ, अरविंद मिल थी, दे आर जस्ट फॉर इन टेक्सटाइल, पर अभी उन्होंने अपना पूरा एनवायरमेंट कंसल्टेंसी शुरू किया है। क्यों? उसके बेटे ने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग किया। तो पॉइंट यही है कि आप अपने फैमिली ट्रेडिशंस में जा सकते हो और वहां पे ही एक्सपांशन कर सकते हो। तो वहां पे एक आपको बॉन्डिंग बनाना है पेरेंट्स के साथ कि भाई मैं ये करूंगा लेकिन मुझे अपना रास्ता भी बनाने दो। तो और पेरेंट्स की बात भी सुननी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने एम्पायर जो बनाया है तो वो आपके लिए ही बनाया है, तो उसको आपको सोचना पड़ेगा, तो वो आपके कैरियर चॉइस के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई नहीं मुझे पेरेंट्स डांट रहे। हाँ, 3 इडियट में बात सही थी कि भाई उसको फोटोग्राफर बनना था और उसको बनाना कुछ और था, वो अलग बात थी क्योंकि उसके पेरेंट्स जॉब करते थे। लेकिन जिसका बिजनेस है उसको तो सोचना ही चाहिए कि वो एक्सपेंशन कैसे करे। हाँ, जिसकी जॉब है उनको अपना खुद का सोचना पड़ेगा कि वो जॉब सीकर बने या एंटरप्रेन्योर बने। फिर आएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट। और लास्ट में आएगा लाइफ गोल्स। इसमें दो वर्ड यूज करूंगा कि आपको पैसे चाहिए कि हैप्पीनेस चाहिए, आपको खुश रहना है कि पैसे ही चाहिए, कि दोनों का बैलेंस चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जितने भी बड़े लोग जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं अच्छी तरह से बुरी तरह से, और वो एजुकेशन का ही रीजन है कि स्कूल में या सिखाया नहीं सिखाया जो भी है, तो जो करप्शन हो रहा है उसका रीजन भी एजुकेशन है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा कि खुश रहना है तो पैसे नहीं चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी या बहुत छोटी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा बंगलो होगा कि या छोटा घर होगा, खुश रहने के लिए आपको लोग चाहिए। तो अगर वो भी एक गोल लगोगे लाइफ का, तो जो भी करोगे बेस्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो मेरा कैरियर चॉइस में एक ही पॉइंट है, आपको ऊपर वाले ने किसी काम के लिए भेजा है तो जो करो बेस्ट करो, तो फिर क्या होगा, और उसमें खुशी आनी चाहिए। अगर वो आ गई तो सारी कैरियर अच्छी है, राइट। और उसमें जिसको भी और कोई क्वेश्चन या कुछ भी हो तो दे कैन शेयर विद मी, आई विल हेल्प देम, एनीवन, नो प्रॉब्लम। चलते चलते मैं चाहूंगा सर कुछ, बिकॉज काफी सारे शायद पॉइंट्स हमारे मेरी तरफ से, बिकॉज ऑफ समय हमारे पास कम है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लास्ट में चलते चलते समराइज कर दें वो पॉइंट्स जो, अगर कुछ पॉइंट्स जो आपने काफी सारे बनाए थे जिनमें से अगर कुछ पॉइंट्स आई एम श्योर रह गए हैं क्योंकि हम काफी सारे डिस्कशंस हमने यहाँ पर लिए हैं। हाँ, तो मैं सर समराइज कर देता हूँ। देयर आर 28 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। सेकंड पॉइंट है बी मोटिवेटेड, बी हंग्री फॉर नॉलेज। थर्ड, डू स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है उनको। फोर्थ, स्लीप प्लानिंग, मतलब अच्छी तरह नींद में, मतलब रात को जागना नहीं है और दिन में सोना नहीं है, तो स्लीप मैनेजमेंट करना है। कंसंट्रेशन कैसे लानी है अपने में वो देखना है। अलग अलग वे, 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस यूज करनी है पढ़ने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जगेगा। विजुअल इमेजिनरी यूज करनी है, मतलब कितनी चीजों को विजुअल कर सकते हैं वो ट्राई करना है उनको। उसके बाद कौन से टाइम पे क्या करना है और कौन से प्लेस पे क्या करना है वो डिसाइड करना है, क्योंकि प्लेस एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक स्पेस लर्निंग लेना है, मतलब कितने घंटे के बाद एक गैप होना चाहिए क्योंकि एसिमिलेशन का टाइम चाहिए। हम कुछ भी पढ़ते हैं इमीडिएटली दूसरा पढ़ेंगे तो नहीं होगा, दे नीड एसिमिलेशन टाइम, तो वो एक करना है। फिर ग्रुप लर्निंग जो मैंने बता दिया, ग्रुप लर्निंग करनी है या बड़ी लर्निंग करनी है, 5-6 लोगों के साथ पढ़ो या सिर्फ 2 लोगों के साथ पढ़ो, तो वो करना है। फिर प्रेजेंटेशन बनाना है, मैंने जैसे बताया प्रैक्टिकल करो, प्रोजेक्ट करो, या ऐसे भी पीपीटी बनाओ आप खुद, या तो टीचर को हेल्प करो कि मैम ये 2-3 टॉपिक का मैं पीपीटी बना दूं, तो ये भी कर सकते हैं। अपने आप को मॉनिटर करो, अपने आप को मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटर योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रात को सोने से पहले चेक करो मैंने आज क्या किया, उसमें प्रोडक्टिव क्या था, नॉन प्रोडक्टिव क्या था, उसमें मैंने टाइम कहाँ वेस्ट किया। 14 नंबर है क्यूरियस बनो,
क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन लिस्ट आउट करो, आंसर ढूंढो, राइट। 15 पॉइंट है, हाइलाइटर यूज करना सीखो कि हर चीज में कहां पे हाईलाइट करना है, उसको हाईलाइट करना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट है 16 पॉइंट, अपनी मेमोरी को कंट्रोल करना सीखो और बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो मेमोरी कंट्रोल कब होगी, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। इरिस्पॉन्सिबल बनोगे तो मेमोरी कंट्रोल नहीं होगी। 17 पॉइंट है, क्लास चल रहा है, मैंने बोला ना चैटिंग नहीं, कुछ और मत करो, सिर्फ वो टीचर कितनी मेहनत करके है ना वो सोचो और आप भी मेहनत करो, दैट्स इट। सो मतलब वही नेक्स्ट पॉइंट वही है कि अटेंटिव इन द क्लास, बी अटेंटिव। 19 नंबर, ऐसी दवाइयां मत लो, भले कितना भी डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, गलत दवाइयां मत खाओ, राइट। जिससे क्या होगा, आपके नींद में इफेक्ट आएगी, आपके काम में इफेक्ट आएगी, स्लीपी फील होगा। तो मतलब सर दर्द हो रहा है, दवाई ले ली, होमवर्क नहीं किया, दवाई ले ली, ऐसा होता है ना, तो वो सब नहीं करना है, राइट। एंड डेफिनेटली 20 पॉइंट हमने डिस्कस डिटेल में किया, आंखों की एक्सरसाइज, अपने शोल्डर की एक्सरसाइज, हैंड की एक्सरसाइज, टंग टो की एक्सरसाइज। और 21 नंबर मैंने बोला प्रे टू योर गॉड। अब जिसको भी बिलीव कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो यूनिवर्स को प्रे करो, कि आपका एक्सेसेस को प्रे करो, और 10-15 मिनट का मेडिटेशन करो। तो दिस इज द 21st पॉइंट। फिर मैंने जो आपको अलग अलग मेमोरी टेक्निक बताई है कैसे कैसे याद कर सकते हैं, वो यूज करनी है। ऑर्गेनाइज्ड बनना है, 23rd पॉइंट इज ऑर्गेनाइज्ड बनना है, कि आपको आपका काम पर्टिकुलर टाइम पे हो जाना है। 100% नहीं होगा बट 90% तो कर लो, राइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेज योर फीलिंग्स, इमोशंस, मूड्स। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया, फैमिली के साथ लंच करो, डिनर करो, बातें करो, उनकी बात शेयर करो, उनके टेंशन अपने साथ लो, आपका टेंशन उनको दो और वो शेयरिंग कर लो, राइट। 25th, आपकी लर्निंग स्टाइल को जज करते रहो कि कौन सी स्टाइल से मुझे अच्छा लगा, कौन सी स्टाइल मुझे लिए अच्छी है, तो चेंज करते जाओ। 26 में रीडिंग स्पीड बढ़ाओ अपनी, कि रीडिंग स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप रीडिंग का टाइम स्पेसिफिक दोगे, राइट। 27th में पॉइंट है कि फ्लो चार्ट बनाओ, और अपने कहते हैं ना माइंड मैप बनाओ, वो भी एक टेक्निक है जिसको हम पिक्चर स्मार्ट पीपल बोलते हैं, पिक्चर स्मार्ट। तो उसमें माइंड मैप बनाए या फ्लो चार्ट बनाए, उससे सीख सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है दूसरे को पढ़ा लो। सबसे बेस्ट वे है, अगर आपको आता होगा तो या पढ़ाओगे, तो सबसे बेस्ट आने का मेथड यही है कि रिटेंशन या कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, टीच अदर्स। या तो अदर को मतलब छोटे को पढ़ा लो तो भी चलेगा। सो आई थिंक दिस आर द 28 पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू शेयर विद देम, कि भाई आज का जो मेन टॉपिक था कि हाउ टू बी अ प्रोडक्टिव सेल्फ लर्नर, अगर ये 28 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आई थिंक दे विल बी अ सेल्फ लर्नर। ओके, सो थैंक यू सो जी मच। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। मैं खुद चाहूंगा कि मैं इसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं बच रहे हैं कि मैं आपको इसके लिए कैसे धन्यवाद करूं कि ये वो वैल्यूबल चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और एज अ पेरेंट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के लिए को भी इन चीज़ों की तरफ मोटिवेट करें और उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में बताएं। और जैसा हमने डिस्कशन में रखा कि हमें कंसंट्रेशन भी रखना है, फोकस भी रखना है, मेंटल स्ट्रेंथ को तो इम्प्रोवाइज करना ही करना है, अपने फिजिकली भी अपने आप को एक्टिव रखना है, और उसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। हम क्रिएटिव हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव होने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए, लेकिन क्रिएटिव होने के लिए आपको छोटे छोटे एक्ट्स ऐसे करने पड़ेंगे जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को और इम्प्रोवाइज करते हैं, और आपको उसको मैप करना पड़ेगा कि आपने जो क्रिएटिविटी करी है वो कैसे हुई है। तब अगर आप उसको एक प्रॉपर मैपिंग कर पाएंगे, तब शायद आप अगली बार एक नई क्रिएटिविटी के लिए भी अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हमारे को रिटेंशन रखना है, कोई इन्फॉर्मेशन खुद को याद रखनी है, तो उसके लिए हमारे पास छोटे छोटे टिप्स थे जो कि आपने सेशन में बहुत 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 अच्छे तरीके से सर यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। एंड आई एम श्योर हमारे सेशन से बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है, और हमारे जितने भी लोग, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हमें देखेंगे सुनेंगे, उन्हें भी इसका बहुत फायदा होगा। तो मैं इस पूरे सेशन के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अगर आप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पास कोई और सवाल हो तो आप प्लीज इस पोस्ट के ऊपर अपने कमेंट्स डालें, जो भी क्वेश्चंस हो आप डालें, और मैं सर का ईमेल आईडी भी वहां पर शेयर करूंगा, सो दैट आप लोगों को अगर कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है क्रिएटिविटी को लेकर, अपने एक्टिविटीज को लेकर, तो आप उस वो क्रिएटिविटी और एक्टिविटी के लिए डायरेक्टली सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं चलते चलते सर वापस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि बच्चे आज की इस सेशन का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने कैरियर को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका